दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर, जहां हम डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स से जुड़ी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरें हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। जिसके तहत आज हमारे पास जो खबर निकल कर आई है वह भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र देश को लेकर है, जिसके साथ हमारे संबंधों पर वैश्विक अस्थिरता ने काफी बड़ा प्रभाव डाला। जिसके बाद दोनों देशों के बीच मौजूद तमाम मुद्दों को डिस्कस करने के लिए सीधे दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक बातचीत होने वाली है, जो भारत और हमारे इस मित्र देश के संबंधों को आने वाले कई दशकों के लिए एक नया रास्ता दे सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जापान की, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो काशिदा ने अचानक से G7 और G20 जितनी महत्वपूर्ण इवेंट के ठीक पहले भारत आकर सीधे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का फैसला लिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मीटिंग को जापान के प्रधानमंत्री किसी आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत नहीं, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री से जापान और भारत के संबंधों के बारे में काफी खुलकर बातचीत करने आए हैं, ताकि भविष्य में आने वाली बड़ी मीटिंग से पहले दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत कर सके। जापानी प्रधानमंत्री फिलहाल 24 घंटे के भारतीय दौरे पर हैं और इसके दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक काफी बड़ी मीटिंग का खुला आमंत्रण भी दिया। साथ ही अगर जापानी प्रधानमंत्री के एजेंडा की बात करें तो भारत और जापान के बीच हो रही इस बातचीत में G7, G20 और इंडो पैसिफिक जैसे काफी बड़े मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा, जो दोनों ही देशों के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखते हैं। खास करके ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि भारत द्वारा आयोजित की गई G20 की मीटिंग में जापान के साथ भारत का तनाव कुछ समय के लिए बढ़ गया था। लेकिन उस पर आने से पहले जान लेते हैं कि इंडो पैसिफिक और G7 की मीटिंग को लेकर भारत जापान के बीच हुई इस बातचीत से क्या डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जापानी प्रधानमंत्री ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट यानी पीएम नरेंद्र मोदी को जापान के हिरोशिमा में होने वाली G7 की 49वीं बैठक के लिए आधिकारिक आमंत्रण दे दिया है, जो जापान में 19 मई से लेकर 21 मई के बीच आयोजित किया जाएगा। और अपनी अध्यक्षता के दौरान जापान का पूरा ध्यान वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और ग्लोबल इकोनॉमी को मजबूत करने पर होगा, जिसमें भारत की एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्योंकि भले ही भारत G7 का एक ऑफिशियल मेंबर नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऐसे में बिना भारत के समर्थन के ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े किसी भी फैसले को जमीन पर उतारा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से जापान अपनी अध्यक्षता में होने वाली G7 की बैठक में भारत का पूरा समर्थन चाहता है। और भारत भी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जापान का साथ देने को पूरी तरह से तैयार है, जिससे दोनों ही देशों के द्विपक्षीय संबंध आने वाले सालों में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। वहीं इसके अलावा अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हो रही इस मीटिंग के दौरान जापानी प्रधानमंत्री अपनी मिलिट्री पॉलिसी और डिफेंस बजट में आए बड़े बदलाव के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि ये बात साफ की जा सके कि इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जापान और भारत साथ मिलकर चीन की उभरती चुनौतियों को कैसे टक्कर देने वाले हैं, जो समुद्र में स्वतंत्रता और महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग को सुरक्षित करने के लिए काफी जरूरी है। यानी अपने 24 घंटे के भारत दौरे के समय जापानी प्रधानमंत्री भारत के साथ काफी बड़े मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, जो दोनों देशों की एक क्लोज कोऑपरेशन को साफ तौर पर दर्शाता है। वहीं पर चलिए बात करते हैं G20 के बारे में कि आखिर भारत और जापान के बीच G20 को लेकर जो तनाव हुआ था उस पर हालात में कितने बदलाव आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये बात क्लियर कर देना चाहेंगे कि जापान G20 में भारत का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा, बल्कि जापान चाहता है कि हम रूस को लेकर अपना स्टांस थोड़ा सख्त करें, क्योंकि रूस के साथ जापान का भी एक सक्रिय सीमा विवाद है। और क्योंकि भारत जापान के कुछ सबसे मित्र देशों में से एक है, इसीलिए वे इस मुद्दे पर भारत का समर्थन चाहते हैं, जिसे अगर एक न्यूट्रल तरीके से देखा जाए तो कहीं से भी गलत नहीं है। हालांकि जापान ने यह बात भी साफ कर दी है कि वे रूस को लेकर भारत के साथ अपने संबंध बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने देखा है कि भले ही G20 की मीटिंग में रूसी विदेश मंत्री की मौजूदगी के दौरान जापान ने अपने विदेश मंत्री को मीटिंग अटेंड करने नहीं दिया, लेकिन उसके 24 घंटे बाद ही जब क्वाड की समिट हुई तब जापान के विदेश मंत्री तुरंत भारत पहुंचे, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि जापान बस रूस को बायकॉट कर रहा है, जिसका भारत के साथ उनके द्विपक्षीय संबंधों से कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि ये बात सच जरूर है कि आने वाले समय में भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा। वहीं पर जैसे ही मई में G7 की समिट शुरू होगी तब उस समय भी भारत पर प्रेशर बनाया जाएगा, ताकि हम रूस को लेकर अपना रुख थोड़ा सख्त करें। और भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली G20 की मेन मीटिंग जो सितंबर में होगी उसमें भारत पर सबसे ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि वह मीटिंग भारत द्वारा होस्ट की जाएगी। इसीलिए अगर G20 के कुछ देश इस मीटिंग का बहिष्कार करते हैं तो ये भारत की ग्लोबल इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है कि भारत इस सिचुएशन का सामना कैसे करेगा। बहरहाल दोस्तों इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत और जापान की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।